हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में प्रोफेसर डॉक्टर मार्शल की जो कुल व्यय विधि थी इसके बारे में अध्ययन किया था। उनका कहना था कि किसी वस्तु के मूल्य में कमी होने के पहले और वस्तु के मूल्य में कमी होने के बाद जो कुल व्यय में परिवर्तन होता है वही जो है हमारी क्या कहलाती है जी? कीमत लोच कहलाती है। दोस्तों, प्रोफेसर मार्शल ने कीमत लोच की गणना की 3 विधियां बताई थी। पहला, मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक, मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर तथा मांग की कीमत लोच इकाई से कम। दोस्तों, यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो मेरा प्ले स्टोर जीत ज्ञान सागर में जाकर आप वह वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना न भूलें। दोस्तों, आज हम बिंदु अथवा रेखा गणितीय विधि का अध्ययन करेंगे। मान लेते हैं दोस्तों कि हमारे पास एक क्या बोलना चाहिए, मांग वक्र दिया है और वो मांग वक्र कैसा है जी? सीधा है। ठीक है, हमारे पास एक सीधी मांग वक्र दिया हुआ है और हम ये कहते हैं कि इस सीधी मांग वक्र किसी एक पॉइंट पर, जैसे मैं कहता हूँ इस पॉइंट पर जो हमें क्या करना है, कीमत लोच की गणना करना है। तब कैसे करेंगे? या हम इस पॉइंट पर क्या करेंगे जी? कीमत लोच की गणना करेंगे। या इस नीचे पॉइंट पर जो है क्या करते हैं, कीमत लोच की गणना करना है। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे कीमत लोच की गणना इस सीधी मांग वक्र पर कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर होता है दोस्तों कि जब एक सरल या सीधा मांग वक्र दिया हो तो ऐसी स्थिति में बिंदु अथवा रेखा गणितीय विधि के माध्यम से हम क्या करते हैं, मांग की कीमत लोच की गणना करते हैं। इसके लिए हमारा सूत्र होता है बिंदु से मांग रेखा की नीचे भाग की दूरी बटे बिंदु से मांग रेखा के ऊपरी भाग की दूरी को जो है भाग करके जो भाग फैलाता है उसके आधार पर हम क्या करते हैं जी? कीमत लोच की गणना करते हैं। दोस्तों, यदि मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक है तो कीमत लोच क्या कहलाएगा? इकाई से अधिक। यदि मांग की कीमत लोच 1 के बराबर है तो ये कीमत लोच क्या कहलाएगा जी? बराबर। और यदि भागफल जो है इकाई से कम आता है तो लोच क्या कहलाएगा जी? इकाई से कम कहलाता है। जैसे हमारे पास दिया है दोस्तों, हमारे पास एक रेखा चित्र दिया है जिसमें ओ एक्स अक्ष पे वस्तु की मात्रा को दर्शाया गया है, ओ वाई अक्ष पे जो है उपभोग की कीमत को दर्शाया गया है या वस्तु की कीमत को दर्शाया गया है। पी क्यू रेखा हमारा एक सीधा मांग वक्र रेखा है जिसकी लंबाई जो है कितना है जी? 5 इंच है। हम 5 इसलिए किए हैं दोस्तों क्योंकि हमारे पास जो कीमत लोच होता है वो भी कितने प्रकार का होता है जी? 5 प्रकार का होता है। यहाँ पर हमने बीच पॉइंट को ए माना है, उसके नीचे को बी, फिर नीचे को हमने क्या माना है जी? सी माना है। उसी प्रकार से ऊपर की जो पॉइंट है डी और क्या माना है जी? ई माना है। ठीक है दोस्तों, अब हमें मान लेते हैं इस ए पॉइंट पर जो है क्या करना है, मांग की कीमत लोच की गणना करना है। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो सूत्र था पी क्यू ए बराबर बिंदु से मांग रेखा की नीचे के भाग की दूरी। देखिए ये आपका ए बिंदु है, इसके नीचे भाग में कितना दूरी है? 2 है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे? 2 कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद बिंदु से मांग रेखा की ऊपरी भाग की दूरी, तो ऊपरी भाग की दूरी भी कितना है जी? 2 ही है। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं हम लोग? 2 लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हो कि ए बिंदु के नीचे पर कितना है जी? हमारा 2 पॉइंट है और ऊपर भी कितना है? 2 पॉइंट है। तो हो जाएगा पी क्यू ए बराबर 2/2। और जब इसको भाग करते हैं तो 2 एकम कितना हो जाएगा जी? 2 हो जाएगा, अर्थात 1 आता है। तो इस तरह से इस पॉइंट पे अर्थात ए बिंदु पे मांग की कीमत लोच क्या कहलाएगा? इकाई के बराबर कहलाता है। दोस्तों, इसका अर्थ ये होता है कि मांग की कीमत लोच जब हम मध्य में ज्ञात करते हैं तो उसकी लोच कितना आएगा जी? इकाई के बराबर होता था। जब एक सीधी रेखा हम खींचें और उसकी बीच की दूरी ज्ञात करें या बीच बिंदु पर हम कीमत लोच की गणना करें तो वहाँ पर जो है कीमत लोच क्या होता है जी? इकाई के बराबर होता है। उसी प्रकार दोस्तों, यदि हम बी बिंदु पर क्या करना चाहते हैं, मांग की कीमत लोच की गणना करना चाहते हैं, तो बी बिंदु पर क्या लिख रहे हैं? पी क्यू बी बराबर, जैसे देख सकते हो बिंदु से मांग रेखा के नीचे भाग की दूरी कितनी है जी? तो 1 ही है। देख लीजिए बी के बाद कितना आता है? सी आया है ना, तो हम 1 कर लेते हैं जी। बटे ऊपर भाग की दूरी कितना है? तो ए डी और ई अर्थात 3 है। तो जब इसको हम भाग करते हैं तो कितना आएगा? 3 शून्य 0। ठीक है, 10 लगाए तो कितना होगा? ये 10 हो गया। 3 तिया 9, कितना बचा? 1, फिर आ जाएगा तो 10, तो 3 तिया 9 अर्थात 0.33 आता है। इस तरह से 0.33 जो होता है वो किससे कम है जी? इकाई से कम है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, हमने यहाँ पर क्या किया है,
ईपी जो है इकाई से कम कहलाता है। अर्थात मांग की कीमत जो सीधी मांग वक्र है, उस मांग वक्र के बीच की दूरी से हम नीचे की ओर जाते हैं तो हमारा कीमत लोच जो है क्या होता है जी, इकाई से कम होता है। नीचे की ओर जाएंगे तो इकाई से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा जी। उसी प्रकार से यदि हम सी बिंदु पर क्या करें, मांग की कीमत लोच की गणना करें तो देख लेते हैं पी क्यू सी बराबर मांग की बिंदु से मांग रेखा के नीचे भाग की दूरी, सी के बाद कोई दूरी है क्या, नहीं है, इसलिए हमने क्या कर लिया 0। ठीक है, ऊपर भाग की दूरी कितना है जी, तो ऊपर में ए बी है, ए है, डी और आपका ई है, अर्थात 4 दिया हुआ है, तो हमने यहाँ क्या कर लिया 4 कर लिया। तो शून्य को 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, शून्य आएगा, 4 शून्य शून्य हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा मांग की कीमत लोच जो है सी पॉइंट में क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा, अर्थात मांग की कीमत लोच जो है पूर्णतया बेलोचदार मांग कहलाता है दोस्तों। ठीक है, उसी प्रकार से यदि हम इस डी बिंदु पर क्या करना चाहते हैं, मांग की कीमत लोच की गणना करना चाहते हैं तो सूत्र हो जाएगा पी क्यू डी बराबर, नीचे कितना दूरी है जी, तो ए बी और सी हमारा कितना है 3 है, जबकि ऊपर में कितना है 1 है, तो 1 तिया कितना होता है आपका 3, अर्थात मांग की कीमत लोच जो है क्या कहलाएगा, इकाई से अधिक कहलाएगा। 3 1 से ज़्यादा है कि नहीं, है ना, इसलिए क्या कहलाएगा, मांग की कीमत लोच इकाई से ज़्यादा। तो इसका अर्थ ये होता है दोस्तों कि सीधी मांग रेखा के ऊपर की ओर यदि हम बढ़ते हैं तो कीमत लोच क्या होगा, बढ़ेगा, और नीचे की ओर जाने से कीमत लोच क्या हो जाता है जी, कम होते जाता है। उसी प्रकार यदि हम इस ई बिंदु पर मांग की कीमत लोच की गणना करते हैं तो ई बिंदु पर करना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, पी क्यू ई बराबर बिंदु से मांग रेखा के नीचे भाग की दूरी कितना है जी, तो नीचे के भाग की दूरी कितना है 1 2 3 और 4, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे 4, और ऊपर में कोई संख्या है नहीं इसलिए हम क्या कर लेंगे 0। तो दोस्तों हमेशा याद रखना कि जब हम ऊपर में 4 दिया हो और नीचे 0 हो, अर्थात किसी भी संख्या को शून्य से भाग दें तो उसका आंसर जो आता है इनडिफिनिटी आता है, अर्थात अनंत आता है। तो इस तरह से हमारा ईपी जो होगा वो क्या कहलाएगा जी, अनंत कहलाएगा। ईपी बराबर क्या होगा, अनंत कहलाता है, जिसे हम लोग पूर्णतया लोचदार मांग के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से ये पूरा आपका वीडियो रहा दोस्तों, जिसमें हमने बिंदु अथवा रेखा गणितीय की विधि के माध्यम से मांग की कीमत लोच की गणना किया, जहाँ हमने देखा कि एक सीधा सरल मांग वक्र खींचे तो जो बीच की दूरी होती है वो कीमत लोच बराबर होता है 1 के। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं कीमत लोच में क्या आती है जी, कमी आती जाती है, अर्थात बी पॉइंट में कीमत लोच कम है और सी पॉइंट जो है हमारा वो कीमत लोच क्या होता है जी, 0 हो जाता है। उसी प्रकार मध्य दूरी से हम यदि ऊपर की ओर बढ़ें तो हमारी कीमत लोच जो है क्या होता है जी, बढ़ते जाता है जी। देख लीजिए पहले क्या था, मांग कीमत लोच इकाई से अधिक, और दूसरा क्या था आपका अनंत था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आज के हम वीडियो में हमने मांग की कीमत लोच की गणना करने में बिंदु अथवा रेखा गणितीय विधि का अध्ययन किया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट करना भी न भूलें, क्योंकि आपकी एक कमेंट एक नया वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।